पापा पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। खड़े खड़े नोजल पकड़े पकड़े उनके पाँव की नसों में दर्द होने लगता था। या जब भी कोई ऑफिसर को वो देखते थे तो उनके मन में अजीब से रिस्पेक्ट आती थी कि मुझे कलेक्टर का मीनिंग भी नहीं पता था कि कलेक्टर होता क्या है। पापा से कहा कि पापा मुझे यूपीएससी करने दिल्ली जाना है। पापा ने कहा कि मकान बेच देंगे। उसके बाद नई चुनौती मेरे सामने आई कि मैंने ना ऑप्शनल प्रिपेयर किया था ना एसए की प्रिपरेशन की थी। तो मैंने उनसे कहा कि सर 3 महीने में मुझे क्लियर करना है एग्ज़ाम। मैंने कहीं सुना था कि यूपीएससी वो एग्ज़ाम है जो आपके परिवार को खानदान बना देती है। इस एक चीज़ ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं, जिसके पिता पेट्रोल पंप पे सर्विसमैन के तौर पे काम करते हैं, उसने इस एग्ज़ाम को न केवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया बल्कि 93rd रैंक भी हासिल की। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप सिंह है और मैं बिहार के गोपालगंज ज़िले के प्रमाणपट्टी गांव से रहने वाला हूं। और मैं ये मानता हूं कि मेरी जर्नी मेरे जन्म से शुरू नहीं होती बल्कि जन्म से पहले से शुरू होती है, क्योंकि मेरे संघर्ष की कुछ कड़ियाँ जन्म के पहले से भी जुड़ी हुई हैं। ये बात 1990 की है, जब मेरे पापा ने अपनी 12th की एजुकेशन पूरी की और तब एम्प्लॉयमेंट की सर्च में इधर उधर वो उन्होंने ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई ऐसी एम्प्लॉयमेंट मिली नहीं जो हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सके। तो थक हार कर वो इंदौर गए, जहाँ काफ़ी सारे हमारे रिलेटिव्स पहले से ही रहते थे, और वहाँ उन्हें पेट्रोल पंप पे एक सर्विसमैन के तौर पर नौकरी मिली। और वो नौकरी उन्होंने तब तक की जब तक कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो गया। मैं बचपन से ही पापा को देखता था कि चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो और चाहे कितने ही हवाएं क्यों ना चल रही हो, लेकिन पापा सुबह 8 बजे जाते थे और रात को 9 बजे वो ड्यूटी से वापस आते थे। खड़े खड़े नोजल पकड़े पकड़े उनके पाँव की नसों में दर्द होने लगता था। और रात को जब हम पापा को देखते थे तो थका हारा चेहरा हमें देखने को मिलता था। हम तरस जाते थे कि कभी पापा के साथ वक्त बिता पाएँ। और इससे एक मोटिवेशन ज़रूर आता था कि कुछ ऐसा ज़रूर मैं करूँगा भविष्य में जिससे मेरे पूरे घर की दिशा चेंज हो जाए। पर मैं ये चीज़ ढूंढ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना है। मैं इस कंटिन्यूस सर्च में था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और तभी वो इंसिडेंट आया जब मेरे दादाजी अपनी अंतिम सांस ले रहे थे। वो गोपालगंज के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे और मैं इंदौर से गोपालगंज ट्रेवल कर रहा था। तो तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझसे पूछा कि तुम नाराज़ तो नहीं हो? तो मैंने बोला कि नहीं दादाजी, आपसे क्यों नाराज़ होऊंगा मैं। तो दादाजी ने कहा कि बेटा, हो सकता है कि ये हम आखिरी बार बात कर रहे हों, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारे दादाजी का मस्तक हमेशा गर्व से ऊंचा रहे, और ऐसा काम जरूर करना जिससे हमारे परिवार, जो बचपन से ही तुम देख रहे हो कि कितना स्ट्रगल चल रहा है, तुम्हारे बचपन के पहले से हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया, तुम्हारे पापा ने काफ़ी स्ट्रगल किया। तुम्हारे पापा ने हर वो चीज़ करने की कोशिश की जो एक आम पिता करने की कोशिश करता है, और तुम लिमिटेड रिसोर्स के साथ तुम्हें बेस्ट से बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं उन्होंने। तो उस चीज़ों का मान रखना, उनकी लाज रखना, और कुछ ऐसा कर जाना जिससे ये जो पीढ़ियों से संघर्ष चलता आ रहा है वो संघर्ष खत्म हो और आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छे से चैन और सुकून की ज़िंदगी जी सके। तो ये कह के उन्होंने फ़ोन रखा। उसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। तो उसके बाद हमेशा से मेरे दिमाग में घूमने लगा कि दादाजी ऐसा क्या चाहते हैं, कि क्या ऐसी चीज़ मैं करूं जिससे दादाजी का वो सपना पूरा हो जाए, कौन सी ऐसी चीज़ है। तब मैंने दिमाग में ये आया कि मैंने जब भी दादाजी को ऑब्जर्व किया, जब भी कोई कलेक्टर का नाम लेता था या आईएएस आईपीएस ऑफिसर का नाम लेता था, या जब भी कोई ऑफिसर को वो देखते थे, तो उनके मन में अजीब से रिस्पेक्ट आती थी, उनकी मन में अजीब सी आशाएं दिखती थी। कि फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि यही वो चीज़ हो जो दादाजी मुझसे करवाना चाहते हो, और यदि मैं ये कर जाऊँ तो हो सकता है कि दादाजी का सपना पूरा हो जाए। तो और कलेक्टर, उसके बाद ऐसा हुआ कि जब भी कोई मुझसे पूछता था कि तुम्हें भविष्य में क्या करना है, क्या बनना चाहते हो, तो मेरे बाकी दोस्त कहते थे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पर मेरे मन से स्पॉन्टेनियसली निकलता था कि कलेक्टर बनना है। हालांकि मुझे कलेक्टर का मीनिंग भी नहीं पता था कि कलेक्टर होता क्या है, लेकिन वो दादाजी के इंसिडेंट के बाद ऐसा हुआ कि कलेक्टर ही मेरी नियति बन गई। फिर ऐसे ही मेरी जर्नी चलती रही। 12th मैंने एक एवरेज स्टूडेंट की तरह, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह मैंने 12th पास किया। तब मेरे पास रास्ते मैंने तलाशे, तो मुझे मालूम चला कि या तो मैं 5 साल का कोई कोर्स करके एमबीए डायरेक्ट प्लेसमेंट ले सकता हूँ, या फिर 3 साल का कोर्स करने के बाद मैं यूपीएससी में एक्सप्लोर कर सकता हूँ अपना रास्ता। तो मैंने ये तय किया कि मैं बीकॉम ऑनर्स करूँगा, और 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद, जिसके बाद मेरी ये एलिजिबिलिटी हो जाएगी कि मैं एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता हूँ, तब मैं ये एग्ज़ाम देने जाऊँगा। तो ये काफ़ी सारे मेरे रिलेटिव्स ने ये कहा कि बीकॉम ऑनर्स से कोई प्लेसमेंट नहीं होगा, तुम ये क्यों सिलेक्ट कर रहे हो। तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि हो सकता है मैं बताता तो वो उपहास करते कि इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, यूपीएससी करने का सोच रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि ये बात मैं अपने मन ही में रखूँगा, और ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने ये और एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि मैं इस एग्ज़ाम को देने लायक हूँ भी कि नहीं। हो सकता है कि मेरा फैसला गलत होता, और यही बात मैं दूसरों को भी एडवाइस करूँगा। और एक एग्जाम्पल से आपको ये समझाना चाहूँगा कि फैसले कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसे एक बाबर था, मुग़ल एम्पायर था, उसने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, कईयों में हारा, कईयों में जीता, लेकिन उसकी एक बात बहुत सीखने लायक है कि वो जब भी कोई युद्ध में जाता था
तो युद्ध में जाने से पहले युद्ध स्थल का पूर्ण तरह से मुआयना करता था, दुश्मनों में अपने गुप्तचर भेजता था कि पता करो कि उनकी संख्या कितनी है, कहाँ वो उनकी परिस्थिति होने वाली है, कहाँ वो लोग अपना बैटल फील्ड में अपनी सेना को सजाने वाले हैं, और उसके कारण हर फील्ड में उसे विजय हासिल होती थी, और इंडिया में वो कोई भी युद्ध हारा नहीं। तो आप भी उससे ये सीख सकते हैं कि यूपीएससी को आप एक दुश्मन की तरह लें, कि यूपीएससी आपका दुश्मन है, और आप अपने अस्त्रों को चेक करें कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है। यूपीएससी का सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, और फिर एनालाइज करो। सिलेबस देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद मालूम चलेगा कि वेदर यू आर एबल टू हैंडल द क्वेश्चंस और नॉट। तो अगर आपको लगता है कि हाँ 25 से 30% क्वेश्चन में सॉल्व कर लेता हूँ, और थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट के साथ ये मैं 50 से 60% तक ले जा सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से आप एग्जाम में बैठने लायक हो। और बिल्कुल ये फैसला लो कि एग्जाम में बैठोगे और क्लियर भी करोगे। और एग्जाम में बैठने के कई रूल होते हैं, और वो ये कि कॉन्फिडेंस रखो, और एक बार जो फैसला ले लिया उस पर कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने जब ये पाया कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम में बैठने लायक हूँ, तब मैंने, जब ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ और 3 साल का जब कंप्लीट हुआ और मई में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था, तब मुझे ये फैसला लेना था कि अब वाकई में प्रिपरेशन करने जाऊँगा या एमबीए करने जाऊँगा। क्योंकि मेरे कॉलेजेस में ये काफ़ी ऑफर थे, मेरे कॉलेजेस के टीचर्स ने भी बोला था कि अगर तुम यहाँ से एमबीए करोगे तो अच्छा प्लेसमेंट तुम्हें मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि हाँ, परिवार की परिस्थिति तो वीक है ही, अगर मैं प्लेसमेंट ले लेता हूँ तो लाइफ सिक्योर हो जाएगी। और दूसरी तरफ वो रास्ता था जो मुझे बचपन से इनवाइट कर रहा था कि आओ और इस पर चलो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक टेस्टिंग और हो जाए। तो फिर मैंने 2-3 ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट जो होते हैं, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, उनको पढ़ा, और उसके बाद यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए। तो मैंने उसमें पाया कि हाँ काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझसे बन रहे थे, मैं सॉल्व कर पा रहा था। तो मुझे लगा कि हाँ, अगर इतना भी प्रिपरेशन में, 1-2 महीने की प्रिपरेशन में मैं इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, तो अगर 1 साल कंटिन्यूस प्रिपरेशन करूँ तो काफ़ी कुछ मैं हासिल कर सकता हूँ। और ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने काफ़ी पढ़ाई की भी थी। तो यही मैं सबको कहूँगा कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ करो कोई भी चीज़, और फैसला जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करो। फैसले को टालो मत कि कल करेंगे, परसों करेंगे। कल परसों में पूरा जीवन बीत जाता है और आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तो जब मैं अपने आप से कन्विंस हो गया, तब मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे यूपीएससी करने दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाके कोचिंग भी ज्वाइन करना है। तो जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो फ़ीस थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, और उस टाइम पापा ऑलरेडी बहुत डेट में थे, बहुत ज़्यादा डेट हुआ था उनके ऊपर। तो फिर भी पापा ने ये फैसला तो ले ही लिया था कि नहीं, तुम्हें भेज के तो मैं रहूँगा। मम्मी ने भी बोला था और भैया ने भी बोला था कि एग्ज़ाम में तो तुम प्रिपरेशन करने जाओगे, उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा उस पर हमने विचार किया। तो हमारे पास केवल एक चीज़ दिखी जो हमारे 15 साल की संपत्ति थी, और वो था हमारा मकान। पापा ने कहा कि मकान बेच देंगे, इससे बेचने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे बेटे में एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने बोला, तो मुझे लगा कि इन्वेस्टमेंट है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मेरी लाने की जिम्मेदारी है। तो वो आरओआई की जिम्मेदारी मैंने ली, और पापा ने मकान बेचा, अपना डेट भी क्लियर किया, मुझे भी दिल्ली भेजा। और उसके पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे कभी भी फाइनेंशियल कंडीशन का कोई ऐसी वीक हो या फिर ऐसा किसी चीज़ का एहसास नहीं होने दिया। हर महीने मेरी पूरी महीने का मेरी पॉकेट मनी आ जाती थी, और जिससे मुझे कंटिन्यूस प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी से मदद हुई। तब मैं मम्मी से जब चैट करता था, तो मम्मी मुझे विक्ट्री का सिंबल दिखाती थी कि बेटा ये विक्ट्री ज़रूर हासिल करनी है। तो मैं मम्मी को कहता था, और मन में भी ये ठान लेता था कि ये जो विक्ट्री का सिंबल है, इसको एक्चुअल विक्ट्री में मुझे ही तब्दील करना है। कई बार प्रिपरेशन के टाइम पे मैं कभी रोने लग जाता था, अपने आप मेरे आंसू निकल जाते थे। तो मुझे ये लगता था कि ये आंसू क्यों आ रहे हैं। तो जब मैं इसका कारण ढूंढता था, तो मुझे पता चलता था कि मैं पहली बार घर से दूर इतना दिल्ली आके रह रहा हूँ, उसके पहले मैं घर से दूर कभी नहीं रहा। तो वो एक फेज़ के कारण हो सकता है कि मेरी मम्मी पापा भी थोड़े निराश हों, तो उसके कारण मेरे आंसू भी निकल रहे हों, क्योंकि दिल के तार जुड़े होते हैं। तो ये रोना भी आता था, हंसना भी आता था। लेकिन पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने एक चीज़ का बहुत खास ख्याल रखा, जो मैं आपको भी एडवाइस करूँगा, कि कभी भी कोई डिस्ट्रैक्शन, ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन जो आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाता हो, उस डिस्ट्रैक्शन में ना फंसो। कई बार ऐसा होता है कि मूवी देखने की इच्छा, जाने की इच्छा होती है। कई बार ऐसा होता है कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता, 2-4 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, या फिर मम्मी पापा से मिलने घर चले जाते हैं। ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन आने मत दो, क्योंकि इसके बाद इन सारी चीज़ों का काफ़ी समय मिलेगा आपको। ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आप युद्ध में ही आराम करने लग जाओगे, तो युद्ध में विजय तो होने से रही आपकी। तो इसलिए मैं पूरे साल भर में केवल 2 बार अपने घर गया, वो भी 2-2 दिन के लिए, एक बार दिवाली पर और एक बार उसके बाद। तो इससे भी मुझे अंदर से लगा कि अरे मेरी मेहनत तो बहुत मजबूत है, क्योंकि ये पूरा यूपीएससी एक ऐसा गेम है जो आपके माइंड को आपको बेवकूफ़ बनाना है। आपके माइंड को ये बता दो कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया है, भले ही वो आपने सब्जेक्ट पढ़ा नहीं हो। अगर आपने अपने माइंड को कन्विंस कर लिया है कि हाँ मेरी हिस्ट्री कंप्लीट है, तो भले आपने एक बार पढ़ा है, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप उसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आपके माइंड को बेवकूफ़ बनाओ कि मैंने बहुत मेहनत की है, तो मेरे एग्जाम क्लियर होनी ही है। और अगर आप मान लोगे कि नहीं मेहनत तो की नहीं है यार, इस बार तो क्लियर नहीं होगा,
कई सारे बच्चे यही करते हैं कि एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम हॉल से वापस लौट आते हैं कि नहीं यार एग्ज़ाम नहीं देते हैं, इस बार तैयारी अच्छी नहीं है। अरे कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस रखोगे तो आपके तुक्के भी सही जाएंगे, और कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तो आते हुए क्वेश्चंस को आप गलत टिक करोगे। तो ये कॉन्फिडेंस का गेम है, कॉन्फिडेंस रखो बिल्कुल और भरोसा रखो अपने आप पर। तो 1 साल मेरी ऐसी कंटिन्यूस प्रिपरेशन चली। 3 जून को मेरी एग्ज़ाम थी, मैं एग्ज़ाम दे के वापस आया तो मैंने जब आंसर की से अपना आंसर मिलाए तो मैंने पाया कि हाँ प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। काफ़ी सारे प्रिडिक्टेड कट ऑफ्स देखे मैंने, तो मुझे लगा कि हाँ इस बार क्लियर हो रहा है। उसके बाद नई चुनौती मेरे सामने आई कि मैंने ना ऑप्शनल प्रिपेयर किया था ना ऐसे की प्रिपरेशन की थी। मेरे पास आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी थी, उस पर मुझे पूरा भरोसा था और मुझे कॉन्फिडेंस था कि जब भी मैं शुरू करूँगा तो मैं अच्छे से आंसर लिख सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब सोशियोलॉजी की कोचिंग करनी है, वो भी 3 महीने में। सब स्टूडेंट्स ये करते हैं कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पहले अपना पूरा ऑप्शनल ऐसे और जीएस की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने सोचा कि अब इतनी चुनौतियाँ और हैं, इतनी सारी विषम परिस्थितियों को पार करके मैंने एग्ज़ाम क्लियर की है प्रीलिम्स, तो ये चुनौती उतनी बड़ी नहीं है। मैंने उसको बहुत आसानी से लिया उस चुनौती को, और मैं विकास सर के पास गया, वो सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर 3 महीने में मुझे क्लियर करना है एग्ज़ाम, ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना है, उसका रिवीजन भी करना है और टेस्ट सीरीज भी देनी है और उसमें इंप्रूवमेंट भी करना है, जो कि एक एग्ज़ाम क्लियर करने का मंत्र होता है कि आप आपके नोट्स बनाओ, उससे रिवीजन करो, उसका टेस्ट दो और फिर एनालाइज करो कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, उस मिस्टेक्स पे इंप्रूव करो। तो सर ने कहा कि तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं तुम्हें ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करवाऊंगा जो उनके क्लास के सेशंस होंगे, और उन सेशंस को तुम रोज़ रोज़ देख के जितना जल्दी हो सके रिवीजन करो और फटाफट कंप्लीट करो। तो उन्होंने मुझे वीडियो लेक्चर्स दिए। उन वीडियो लेक्चर्स को मैं क्या करता था कि 2 घंटे का लेक्चर होता था तो 2 की स्पीड पे देख के एक सीटिंग में 5 लेक्चर कंप्लीट करता था। तो ऐसा होता था कि 2 घंटे का लेक्चर 1 घंटे में कंप्लीट और 5 घंटे में 5 लेक्चर्स कंप्लीट। ऐसा करके मैंने 45 to 50 डेज़ में ऑप्शनल कंप्लीट किया। देन सर ने कहा कि अब 15 दिन रिवीजन को दे दो, और यही करना भी चाहिए। मैंने 15 दिन रिवीजन भी किया, और रिवीजन के बाद जब मैं टेस्ट लिखने बैठा तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि ऑटोमेटिकली सारी ये चीज़ें अच्छे से होती गई। शुरू में थोड़ा कम मार्क्स आते थे, फिर सर ने सजेस्ट किया कि कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है, तुम थोड़ा डायग्राम्स ड्रॉ करो, थोड़ा स्ट्रक्चर वे में आंसर लिखो, और ऐसा करते करते आखिरी में जाते जाते एक टेस्ट में मुझे हाईएस्ट मार्क्स भी आए, और वहाँ वो बूस्ट मिला, कॉन्फिडेंस जिसकी ज़रूरत होती है इस एग्जाम में। मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि टेस्ट सीरीज में मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं और वहाँ भी होंगे, और यही सोशियोलॉजी पेपर 1 में मेरे इस बार हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो ये काफ़ी चीज़ इसने मुझे मोटिवेट किया। लेकिन ये तो एग्ज़ाम की जर्नी थी, इसी साथ में मेरी फैमिली की जर्नी भी चल रही थी। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, मेंस जब सितंबर 28 से शुरू होने वाला था, उसके पहले ही एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे अंदर से झकझोर दिया। मेरी मम्मी उस समय हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनका एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे इसकी कोई सूचना नहीं दी कि मम्मी का ऑपरेशन हो रहा है या एडमिट है। मैं फ़ोन लगाता था तो जब एडमिट थी उस वक्त उन्होंने मम्मी से बात नहीं करवाई। वो कहते थे कि मम्मी मामा के घर गई हुई है या मम्मी बाहर गई हुई है अभी सब्जी लेने, ऐसे मेरी बात नहीं करवाई। उसी टाइम पे पापा वैष्णो देवी गए थे और वैष्णो देवी से वापस लौट रहे थे, तो दिल्ली के स्टेशन पे उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने काफ़ी हंसते हुए मुझसे मुलाकात की, और बाद में जब मुझे मालूम चला कि इसी टाइम पे मेरी मम्मी एडमिट थी, तब मैंने सोचा कि मेरी फैमिली क्या सेक्रीफाइस कर रही है मेरे लिए। वो केवल इसलिए नहीं बताना चाहते थे कि मेंस की एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस पे इसका हो सकता है नेगेटिव असर पड़ता, तो इससे मुझे कोई मेंटल प्रेशर नहीं पड़ा कि मेरी मम्मी एडमिट थी। इससे मुझे और मोटिवेशन मिला, और जो आमतौर पे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वो ऐसी सिचुएशंस में क्रम्बल कर जाते हैं, मैंने जबकि इससे और प्रेरणा ली और इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया कि यार इतना सेक्रीफाइस है तो मुझे भी कुछ तो करना ही चाहिए और मुझे ये डेट रिटर्न करना है। तो और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ और ज़्यादा एनर्जी के साथ मैंने इस एग्ज़ाम में बैठा, और फिर मेंस भी क्लियर हुआ। तब मैंने ये पाया कि अगर ये प्रीलिम्स और मेंस मैंने दोनों क्लियर कर ली है, मेरे घर वालों को भी ये भरोसा हो गया कि नहीं अब ये एग्ज़ाम ये क्लियर करके ही आएगा, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। मेरे पापा ने मुझे फ़ोन पे कहा कि देखो अब तुम इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लेना कि कितने अटेम्प्ट लगेंगे। वो पहले भी मुझे ये कहते थे, लेकिन इस बात में मुझे इतना अब खुद से विश्वास आने लगा कि पापा ने भी कहा कि अब हम चट्टान की तरह तुम्हारे साथ खड़े हैं, और जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगी, जब तक इंटरव्यू के स्टेज के बाद वाला एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होगा, तब तक हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भगवान की नियति ऐसी थी कि इसी बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू भी क्लियर हुआ और 93rd रैंक भी हासिल हुई, जिससे मुझे दोबारा अटेम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अंत में तो मैं यही कहूँगा कि जब मेरे जैसा एक स्टूडेंट जिसके पापा पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, जो एक एवरेज स्टूडेंट रहा है, जिसके ना कोई परसेंटेज ज़्यादा हाई हैं, जो ना अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, वो भी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को वो भी 93rd रैंक के साथ हासिल कर सकता है, तो मैं मानता हूँ कि दुनिया इस पूरी इंडिया का कोई भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकता है। बस उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। वो ये है कि डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, फोकस और हार्ड वर्क, इन चारों चीज़ों को अगर आप फॉलो करें तो इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम क्या, ज़िंदगी की कोई भी चुनौती हो तो उसको डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क के साथ ही क्लियर किया जाता है। आपने दशरथ पाजी का एग्जाम्पल देखा होगा कि उसने पर्वत को तोड़ के उसमें से रास्ता बना दिया, तो वो इतनी बड़ी तो कोई चीज़ है नहीं यूपीएससी की पर्वत को तोड़ के रास्ता बनाना है। बस कुछ चीज़ों को पढ़ना है, टाइम फ्रेम के अंदर पढ़ना है और बार बार रिवीजन करना है, प्रॉपर
प्रॉपर डिटर्मिनेशन के साथ 1 से 2 साल आपको बिताने हैं, आपकी एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो सकती है। तो मुझसे मोटिवेशन लो, मुझ जैसे अन्य स्टूडेंट से मोटिवेशन लो और इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करो। और आखिर में मैं शहरयार के उस शेर से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, जिस शेर ने मुझे ज़िंदगी भर मोटिवेट किया है कि स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और सीखें इंग्लिश बोलना जोश टॉक्स के साथ। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।